हेलो दोस्तों, निम्बस एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तुम्हारा मेंटर दोस्त मनीष पुरोहित और आज मेरे साथ फिर से मानवेंद्र है। ये मेरा स्टूडेंट रहा है और इसने रिसेंटली जॉब क्रैक की है। आज का ये जो सेशन है दोस्तों, ये मैं खासकर लाया हूँ उन बच्चों के लिए जो 11th-12th में भी मूव करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए सेशन है जो कि अभी अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो एंट्री लेने वाले हैं। देखो होता क्या है ना, अपन जब स्कूल लेवल पे जाते हैं तो अपने दिमाग में एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि 11th-12th में ही कोडिंग सीख लेनी चाहिए क्या। जैसे मान लो कि मेरा एक सपना, मैं एस्पायरेंट हूँ और आई एम मतलब प्रिपेयरिंग कि भाई मेरे को जेई का एग्ज़ाम लिखना है, जेई मेन या जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में एक है ना सवाल रहता है कि कोडिंग है आगे, द फ्यूचर इज़ कोडिंग, तो क्या 11th-12th में ही मेरे को कोडिंग सीख लेनी चाहिए या मेरे को मेरे पहले प्राइम फोकस के ऊपर ही सारा प्रायोरिटाइज करना चाहिए मेरे एनर्जीज़ को। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर मैं कॉलेज में स्टूडेंट्स की बात करूं तो कॉलेज के अंदर जब आप एंट्री लेते हो उस वक्त 11th-12th में अगर आपने कोडिंग करी है या आपने 11th-12th में कोडिंग नहीं करी है, मतलब कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट आपके पास 11th-12th में था या नहीं था, उसका कितना फ़र्क पड़ता है। क्या ये कोई ज़मीन आसमान का अंतर कर देता है क्या आपके कैरियर ऑप्शंस में, आपके कैरियर पाथ में, या इट जस्ट लाइक यू जस्ट टेक इट इन अ स्ट्राइड और आप आगे बढ़ जाते हो और आप एनीवेज कॉलेज के अंदर जो भी सीखते हो करते हो वो एक नए सिरे से करते हो, एकदम नई शुरुआत होती है। एंड देन यू लर्न देयर, यू लर्न टू इम्प्लीमेंट देयर एंड देन यू गो फॉर योर प्लेसमेंट्स। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपन घूम फिर के जब आते हैं तो प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस सा एक ऐड है कि इंडियंस के लिए ऐसे बोला जाता है ना कि जो बात चलती है कि एक बंदा खड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी उसने गाड़ी खरीदी हुई है, तो उससे बंदे पूछ रहे भाई साहब माइलेज कितना देती है। तो वही वैसे सी एक एनालॉजी अपने भी कि जब अपन पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, तो अपन जो मेन अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहता है वो क्या रहता है, प्लेसमेंट्स का रहता है। और भी आपके कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, बट मेनली 90 to 95% बच्चों का रहता है कि अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो मेन फोकस प्लेसमेंट्स है, मेरे को एक जॉब तो पकड़ना है, देन विल सी कि आगे कैरियर में क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर आज इस सेशन में अपन करेंगे। ये निम्बस एजुकेशन का चैनल है, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि और भी आगे वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, सो विल start with a very simple question. It's a myth busting session. Specifically जो भी सवाल होते हैं ना कोडिंग के लिए, उसके लिए तो सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है मानवेंद्र के लिए वो है अबाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फियर। देखो मैं अपना बताता हूँ एंड देन आई विल गिव इट टू मानवेंद्र एंड ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस। मेरे पास दोस्तों 11th-12th में बायो विद मैथमेटिक्स था और मेरी पहली जो जॉब लगी थी वो सैमसंग में एंड्रॉयड डेवलपर की लगी थी। इसका मतलब मेरी 11th-12th में मैंने कोडिंग सीखी नहीं सीखी, मैंने 11th-12th में मेरी पढ़ाई करी, मैंने अपना अच्छा स्कोर किया और फिर फाइनली आई वेंट टू बिट्स पिलानी। मैंने जो कुछ भी सीखा कोडिंग से रिलेटेड वो मैंने बिट्स पिलानी में सीखा और मैंने मेरी पहली जो जॉब लगाई वो सैमसंग में लगाई एज एन एंड्रॉयड डेवलपमेंट इंजीनियर एंड आई डिड रियली वेल देयर। बिल्कुल बहुत बढ़िया किया। आई वेंट टू साउथ कोरिया, बहुत अच्छे ऑप्शंस थे मेरे पास। ठीक है, सो ये मेरी कहानी है जहाँ पे मेरे को फील होता है कि कोडिंग अगर मैंने पहले से करी हुई है 11th-12th में या नहीं करी हुई उसका मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कॉलेज में वो सब सीख ली। बट देन ये बात मैं कर रहा हूँ अपने टाइम की जो कि थोड़ी सी पुरानी है। अब मैं बात करता हूँ आज के वक्त की। और मानवेंद्र जो है इसने ये भी 3rd ईयर पास आउट करा, इसने 4th ईयर में भी आया है, अभी रिसेंटली इसने जॉब लगाई है। तो मानवेंद्र द क्वेश्चन इज टू यू कि अगर 11th-12th में मैंने कोडिंग नहीं करी है और अगर मैं कॉलेज में ही सबसे पहले कोडिंग वाले उस एनवायरनमेंट में आता हूँ या उससे इंट्रोडक्शन होता है मेरी लाइफ में कोडिंग का, तो वो डज इट क्रिएट अ वेरी बिग डिफरेंस एंड हाउ यू ब्रेक डाउन द फियर ऑफ कोडिंग? Well, sir, I'll try to answer this question from my own experience only. So, बहुत मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो आते हैं उन लोगों ने 11th-12th में कोडिंग नहीं की होती है क्योंकि वी गाइज आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर आवर जेई एंड कॉमेट के, जो ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, एंड वी डू इज जस्ट वी कीप ऑन लर्निंग अबाउट साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल दिस थिंग्स. So when we come to college, we find that there are students who have studied coding in their 11th and 12th standard or PU colleges.
So now the thing is, like, when we saw these people when they're solving one subject, like when we see coding, I'll tell that मुझे भी बहुत डर लगा था, like वो जब आई थी ना चीज़ देख के कि ये पहला फंक्शन है. I still remember मेरी फर्स्ट क्लास जो थी वो प्रोग्रामिंग इन सी थी. दैट वाज माय फर्स्ट क्लास इन द कॉलेज. तो मैं जैसे ही कॉलेज के अंदर गया, क्लास के अंदर बैठा, एंड सर आए एंड डायग्राम बनाने लग गए कि इस प्रोग्राम से बनाने से पहले ये इसका डायग्राम होगा. तो UML डायग्राम्स बन रहे थे एंड मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ओवल एंड देन एज ए सीइंग कि अच्छा ओके ये रेक्टेंगल है, डायमंड है, लाइक क्या हो रहा है. ओके फिर उसके बाद प्रॉब्लम और शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद फिर देखा कि यार ये printf फंक्शन पहले मुझे लग रहा है कि क्या कर रहा है ये, मतलब ये स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करा रहे हैं, ये परसेंटेज डी क्यों हो रहा है, मतलब तो नंबर जैसे कभी प्रिंट करने थे, सर ने कहा था क्वेश्चन जनरेट करने का कि 1 से लेकर 10 तक जो नंबर से प्रिंट करो. तो मुझे लगा ठीक है, तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देते हैं प्रिंट एफ के अंदर. तो मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने भी एकदम जब बेसिक में स्टार्ट किया था, जब कॉलेज के अंदर आता तो बहुत ज़्यादा था एक फियर इस चीज़ का, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ. फिर जल्दी क्या हुआ, मतलब 1 साल के अंदर मुझे एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कोड के अंदर क्या लिखा हुआ. मैं कोड को देखता था और पढ़ लेता था कि अच्छा ये कोड ये कहना चाह रहा है, इसका लॉजिक ये ओके. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है यूजुअली, वो आती है कि जब अपन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके अंदर जब ये स्टैक क्यू वगैरह सब आते हैं तब लगता है कि हाँ यार ठीक है, ये स्टैक ये कहना चाह रहा है, क्यू ये कहना चाह रहा है, नहीं मेरे हाथ पे कुछ नहीं लिखा है मैं ऐसे ही पढ़ के दिखा रहा हूँ. तो ये स्टैक में क्या लिखा है, क्यू में क्या लिखा है, लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आता है. बट देन फिर यही लगता है कि यार अब कोई दूसरा नया क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोलूँ कि मैंने क्यू स्टैक समझ लिया कोड और मुझसे कोई 1 महीने बाद पूछे तो कैसे करें, तो वो लॉजिक का डर रहता है. लॉजिक तो समझ में आया, कोड के अंदर क्या हो रहा है, आई मीन ये फेयर बहुत रहता है. सेकेंड ईयर तक रहा तो मुझे लगा कि शायद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग मेरे पास का लाइक ऐसा नहीं है, या फिर मे बी शायद मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं बनेगा. तो मैं दूसरी फील्ड्स एक्सप्लोर करने लग गया, लाइक मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस की तरफ, और थोड़ा सा उनमें थ्योरी ज़्यादा रहता है. एंड देन वापस थर्ड ईयर के अंदर जब मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे मेरे को फाइनली मेरे सीनियर ने कहा देखो प्रोग्रामिंग तुम्हें करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि अगर आप जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या इसकी प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझते हो. द रीज़न आप लोगों ने भी अगर कंप्यूटर साइंस लिए तो वो यही सोच के ली होगी कि आप अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. तो ऑब्वियसली आपका थॉट प्रोसेस जो है वो लैंग्वेज के हिसाब से काम नहीं करेगा. आप अपना थॉट प्रोसेस आपका जो भी होगा उसके हिसाब से आपको लैंग्वेज इतने अच्छे से आनी चाहिए कि आप उसको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बैंड करके अपने थॉट के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सको. तो उसके लिए मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करे. तो इनिशियली मैं बहुत छोटे छोटे लाइक बहुत सिंपल से क्वेश्चन, जैसे लिंक लिस्ट के अंदर अपने को पता है कि स्टार्टिंग में अगर अपने को नोड ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना है, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, बीच में ऐड करने की कोशिश करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, बट एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा. तो ये फियर रहता है. और फियर पता है कब बढ़ता है, जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो कि 50% जो मैं जिनकी बात कर रहा था उन लोग को पहले से कोडिंग आती है, तो आपको लगता है ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो. तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उन्होंने 11th-12th में करी है, तो आप अभी उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हो. आप सोचो कि जब आप 2 साल बाद कहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पे आपने 2 साल में चीज़ वहाँ पे पहुँचे हो और वो लोग उसी चीज़ को 4 या 5 साल में पहुँचे हैं, तो वो कंपैरिजन बिल्कुल मत करो. तो इस चीज़ का ध्यान रखो, सबका अपना अपना टाइम होता है, आप धीरे धीरे सीखोगे और ऐसे कंपेयर मत करो. तो मतलब जो जिस्ट है वही बात है. अगर एक सेंटेंस में बोलूँ तो ये है कि हो सकता है कि 11th-12th में आपने कोडिंग नहीं करी हो तो आपको फर्स्ट ईयर में डर लगे कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, और आपके एक पीयर प्रेशर बंधे कि यार ये कर पा रहा है वो कर पा रहा है. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाली है. आपने 11th-12th में कर भी लिया तो क्यों. अब इफ़ यू रिमेंबर, मानवेंद्र ने बोला कि इसको इसके सीनियर ने बोला कि भाई कोडिंग तो तेरे को करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, यानी नॉट एज अ पार्ट ऑफ हिज डिग्री. ये तुमको समझना पड़ेगा. तूने डिग्री के पार्ट में कोडिंग ज़्यादा सीखी या खुद से ज़्यादा सीखी? मैंने खुद से बहुत ज़्यादा कोडिंग सीखी. तो ये बात ज़रूरी है ना, खुद से बहुत ज़्यादा सीखी. पूछेंगे इससे इसने कहाँ पे करी सब कुछ, वो आगे अपन देखेंगे इस वीडियो में. तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, कोडिंग अगर सीखनी है तो खुद से ही करनी पड़ेगी. अब अगर 11वीं-12वीं में तुम कोड करके आगे जाना चाहते हो तो हो सकता है तुम्हारे पास टाइम क्रंच हो जाए. मे बी अ पॉसिबिलिटी इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई, राइट. तो इसलिए 11th-12th में तुम कोडिंग का इंट्रोडक्शन ले रहे हो या सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के जैसे पढ़ रहे हो तो तुम उसको उतना, वैसे भी आई डोंट थिंक कि तुम उसको उतना ज़्यादा क्या कहते हैं ना एक जस्टिस कर पाओगे उसके साथ, क्योंकि फोकस रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे, क्योंकि मेरे को एक अच्छा रैंक अगर तोड़ना है जेईई में तो मेरे को ये 3 सब्जेक्ट पक्के करने हैं। तो इफेक्टिवली अगर इसने जो इसका एक्सपीरियंस बताया उससे मैं ये कह सकता हूँ कि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो खुद के करने से आएगी, एज अ करिकुलम का पार्ट है, या आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जब तक खुद अपने हाथ नहीं जलाओगे तब तक तुम्हारी उंगलियों से कोड नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ब्रेक डाउन द फियर के अंदर वी कैन से कि खुद करोगे तो फियर हटेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि खुद चलोगे तभी चलना सीखोगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस से ऑप्टिमाइजेशन की साइड जाना। क्या होता है, मैं बहुत बार देख चुका हूँ ये चीज़ कि एक बंदा तो बैठा कंप्यूटर पे क्वेश्चन देखा और कटाकट उसकी उंगलियां चल रही है और कोड करे जा रहा है, लिख दी उसने 150 लाइन का कोड लिख दिया, बगल वाला बंदा जो है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहा है। हो क्या रहा है, एक जो पहला जो केस है उस केस में जो कोड लिख रहा है वो बंदा सिर्फ और सिर्फ आउटपुट चाहता है, दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं ये बहुत एफिशिएंट प्रोसेस होना चाहिए। तो लेट्स आस्क द क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन टू मानवेंद्र कि कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमाइजेशन क्या रिलेशन है। अगर मेरे को कोडिंग को पकड़ना है, सीखना है, समझना है तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। यू हैव टू आंसर विद रेफरेंस टू दीज 2 वर्ड्स, कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो इसको ऐसे देखो कि अगर तुम कुकिंग करना चाहते हो तो अब कुकिंग करने के अंदर तुम अभी डर रहे हो कि यार गैस कैसे चलाना है, और सपने तुम्हारे शाही पनीर बनाने के हैं, तो और या फिर ऐसे समझ लो तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तुम्हें 100 सेंचुरी मारनी है सचिन तेंदुलकर की तरफ या फिर धोनी की तरफ वर्ल्ड कप जीतने हैं, लेकिन तुम बैट पकड़ने से अभी घबरा रहे हो। तो पहले कॉन्फिडेंस लाओ। तो जैसे फर्स्ट स्टेप होता है ना किसी भी चीज़ का कि पहले अगर तुम्हें कुकिंग करनी तो हाँ ठीक है यार, पहले रोटी बनाना सीखो, गैस चलाना सीखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो, जब तुम्हें पता पड़ेगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती है फिर अपन बनाएंगे शाही पनीर। तो वैसे कोडिंग के अंदर होता है, तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, डजेंट मैटर कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक्सपोनेंशियल टाइम लग रहा है, पॉलिनोमियल टाइम लग रहा है, कोई लीनियर टाइम के अंदर कर रहा है, बट डजेंट मैटर। अगर तुम्हें पहले इनिशियली तुम्हारा कुछ आउटपुट आना चाहिए, लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमसे हो पा रहा है, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार एटलीस्ट मैं कर सकता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन एक सेकंड स्टेप है। तो इसके अंदर भी वही चीज़ जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि जब अपन पीयर टू पीयर में देखते हैं कि कोई और जना मुझसे ज़्यादा एफिशिएंट कर रहा है, डजेंट मैटर यार, तुम डायरेक्ट थोड़ी देखोगे कि वो बेस्ट चीज़ है उस कोडिंग के अंदर। लाइक अब तुम कोडिंग के अंदर किसी बड़ी कंपनी या फिर किसी बड़े जने को देखने लग जाओगे एंड लाइक कि मैं नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप है पहले कॉन्फिडेंस गेन करो। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम कोड करते हो, तुम्हें समझ में आता है कि जो तुम लिख रहे हो उसका क्या मतलब होता है, जब वो चीज़ आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारी प्रैक्टिस के अंदर, जब क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया पेपर और पेन और प्लस कोडिंग के अंदर तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, तो नेक्स्ट चीज़ लो तुम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तुम एक्सपोनेंशियल में सॉल्व कर रहे हो तो किसको पॉलिनोमियल में सॉल्व कर सकते हैं, तब वो क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ यही होना चाहिए कि तुम उसको ब्रूट फोर्स के अंदर सॉल्व करो। और एक मज़े की बात बताता हूँ, मैं अभी प्लेसमेंट के टाइम में था तो 1-2 कंपनी में ऐसा हुआ था कि सिस्को के अंदर हुआ था, तो उन्होंने स्नेक एंड लैडर प्रॉब्लम दी थी कि जैसे स्नेक एंड लैडर सॉल्व करते हैं उसके अंदर से कुछ भी एक सोर्स और डेस्टिनेशन गिवन होगा जहाँ पे अपने को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में पहुँचना है। तो सोर्स डेस्टिनेशन में कहीं भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर अगर आप लोग 3rd ईयर में हो तो आपको पता होगा कि डाइजेक्स्ट्रा होता है। एंड ब्रूट फोर्स के अंदर अपन ब्रेथ फॉर्स सर्च कर सकते हैं कि एक के अंदर जाके देख लो। तो मैं देखा यार इसमें सीधा ये लग रहा है सोर्स डेस्टिनेशन सबसे ऑप्टिमाइज है डाइजेक्स्ट्रा, लेकिन डाइजेक्स्ट्रा के अंदर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। टाइम था 60 मिनट्स और मेरे को कोडिंग के लिए 15 मिनट्स मिले थे। तो कॉम्प्लेक्स होने के चक्कर में मैं थोड़ा उसको सही से कर नहीं पाया लेंदी होने के लिए, और लोगों ने जो ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाई उसी से उनके टेस्ट केसेस पास हो गए और वो लोग आगे बढ़ गए नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ये मेहनत भी कहीं काम नहीं आएगी। तुम फर्स्ट चीज़ जो फर्स्ट स्टेप है अगर तुम उसको मतलब आउटपुट निकालोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साइड बाय साइड तुम एटलीस्ट कुछ मिनिमम आउटपुट निकाल पाओगे। लाइक ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे 10 के 10 टेस्ट केसेस अगर कोई कंपनी पूछ रही है तो 10 के 10 उनको ऑप्टिमाइज चाहिए, ऐसा ब्रेकडाउन होता है उनका कि 4 टेस्ट केस जो है वो तुम्हारे ब्रूट फोर्स हो जाएंगे, 3-4 कहीं इंटरमीडिएट ऑप्टिमाइजेशन और 2-3 टेस्ट केस और ऐसे होंगे जो और हाईली ऑप्टिमाइज्ड होंगे। ऐसा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, सब हो जाएगा अपने आप।
तो फिर से अगर अपन इसके जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको अगर मैं फिर से एक समराइज वे में तुमको बताना चाहूँ तो दोस्तों ये ऐसी बात है, मोस्टली इस वक्त इंडिया का हर बच्चा जेईई या नीट की तैयारी करता है, ठीक है। जब तुम जेईई या नीट की तैयारी करने जाते हो और जब पहले लेक्चर तुम अटेंड करते हो, मान लो एनएलएम पढ़ाया जा रहा है, तुमको वेक्टर्स या स्केलर्स पढ़ाया जा रहा है, या तुमको केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, तो उस वक्त तुम क्या सोचते हो केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में या बायो के बारे में? तुम उसको ये सोचते हो ना कि मेरे को इसको सीखना है, सीखूंगा फिर इस पे एक्सपर्ट बनूंगा। पहला क्वेश्चन जब तुम कर रहे हो तो हो सकता है तुमको 5 मिनट लगे, लेकिन तुमको पता ऑन द डे ऑफ एग्जाम नीट वाले बच्चे को तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं। तो you know that on the day of exam you have to solve a question within a minute, but then when you are practicing तुम ऐसा करते हो नहीं। शुरुआत कैसे होती है? हो सकता है पहले क्वेश्चन सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में 2 मिनट लग रही है, 5 मिनट लग रही है। What you do? You gain confidence, but then तुम इतनी प्रैक्टिस करते हो कि तुम्हारा ऑप्टिमाइज हो जाता है प्रोसेस, क्विक आंसर आने लग जाते हैं। क्वेश्चन देखा, देखते सारा प्रोग्राम दिमाग में घुमाया और आंसर निकाला। जो मानवेंद्र ने बताया ना वो यही बात बताई है। कोडिंग जो है, क्योंकि अब मेरा अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, विल सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। कोडिंग जो है इसको भी अपने को अगर सीखना और करना है, इट्स जस्ट लाइक कि तुम ऐसे देखो, एक तो फर्स्ट ईयर का बच्चा और एक 4th ईयर का बच्चा। जो 4th ईयर का बच्चा है उसके पास कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर तुम उसको देखोगे और फर्स्ट ईयर के बच्चे को देखोगे जिसने सीखना चालू किया है तो थोड़ा शेकी होगा। तुम भी होगे, मैं भी था, मानवेंद्र भी रहा था, ये खुद बोल रहा है, ये भी रहा था, सब रहते हैं। जो शेकी फर्स्ट ईयर में जो शेकी नहीं है उसने उससे पहले मेहनत करी है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, जब चालू करोगे थोड़ा सा शेकी होगे। कॉन्फिडेंस गेन करो कोडिंग में। तुमको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं कोई भी क्वेश्चन देखूँ तो मेरे को तुरंत मैं उसको तोड़ लेता हूँ, मैं उसको ब्लॉक्स में तोड़ लेता हूँ, मॉड्यूल्स में तोड़ लेता हूँ और इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। देन गो फॉर ऑप्टिमाइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यही मैं कह रहा था, बहुत सिंपल सी अप्रोच है, दैट कोडिंग जो है इट्स जस्ट अनदर सब्जेक्ट। तुम जो कॉलेज में पढ़ रहे हो कोडिंग, वो एक सब्जेक्ट के जैसे पढ़ रहे हो। जैसे कि मैं मानवेंद्र से पूछ लेता हूँ। तो मानवेंद्र, कोडिंग जब इंट्रोड्यूस हुई तेरे कॉलेज के करिकुलम में, कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी? मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस हुई थी का कि प्लेसमेंट के लिए ब्रह्मास्त्र, या फिर जस्ट अ सिंपल सब्जेक्ट? मतलब क्या था, टॉपिक क्या था? ऐसा था कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसको गेन कर लो और मारो तो अमेजन वाले चित हो जाएंगे। बहुत क्यूट सा नाम था, PIC, प्रोग्रामिंग इन सी। प्रोग्रामिंग इन सी यानी एक सब्जेक्ट जिसके रेगुलर टेस्ट हो रहे थे, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि कोडिंग एक सब्जेक्ट के जैसे इंट्रोड्यूस होता है लाइफ में, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है, और ये बाकी मानवेंद्र विल गिव द इनसाइट ऑन दैट, कि पीयर प्रेशर के चलते ना कोडिंग आना और नहीं आना, ये एक है ना उसकी बहुत आती है, औकात पे आ जाती है बात कॉलेज में कि यार इस भाई को तो कोडिंग शानदार आती है, मैं तो पीछे रह गया, इसका माहौल है, इसका ये है, ये तो कूल डूड है। ऐसा है, प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी आएगी। कोडिंग कुछ ऐसा नहीं, कोडिंग इज अ स्किल, सब्जेक्ट है एक, बट इट्स अ स्किल, ठीक है। यू व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल गेट इट मोर, बट लेट्स गेट द इनसाइट्स फ्रॉम मानवेंद्र, क्योंकि ये ताज़ा कॉलेज के उस माहौल से निकला है। अब क्योंकि इसकी कोडिंग अच्छी थी तो हो सकता है इसका माहौल अच्छा रहा हो, ये कूल डूड में रहा हो। यू नो पीछे घूमते ना लड़के लड़कियाँ, कुछ तो ऐसा होता है, पूछ लेते हैं इफ यू वांट्स टू शेयर दैट आल्सो। Nothing like that, sir. So just another subject is coding. Okay. So इसके अंदर मैं तुम्हें ये बोलूँगा, जैसे सर ने जो बोला बिल्कुल सही है, बट जो मुझे फील होता था कि कोडिंग जब चीज़ आती थी, कोई नई चीज़ होती है, पता नहीं इसको क्यों मैं इसको एक अलग ही सब्जेक्ट की तरह देखने लग गया था कि यार दिस इज समथिंग डिफरेंट। मे बी क्योंकि इसमें लॉजिकल रीजनिंग लग रही थी, तो शायद सोच रहा था कि ये थोड़ी अलग चीज़ है, इट्स नॉट लाइक जो यूजुअल बेसिस पे हम लोग करते हैं। पर सही बात बोलूँ तो मुझे सेकेंड ईयर, मतलब जब मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं गलत सोच रहा था, कि डायरेक्टली ये ऐसे सोचना कि ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए वो भी डायरेक्ट आ जाना क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, नॉट नेसेसरी। ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लूँ, जैसे फिज़िक्स ले लो, जब तुम स्टार्टिंग में करे थे 11th-12th के अंदर, तो फिज़िक्स के अंदर इट्स लाइक कि तुम सीधा खुद को कंपेयर कर रहे हो आइंस्टाइन, न्यूटन, मेक्स नो सेंस, राइट। या फिर फेमिन, तुम किसी से भी कर लो कंपेयर, तुम डायरेक्ट उन लोगों से कंपेयर कर रहे हो जो उस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हैं। तो
तुम जब स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग के अंदर खुद को ऐसे कहीं कंपेयर करके मत करो, तुम्हें वही बेसिक से स्टेप्स लेने होंगे। और लाइक एनी अदर सब्जेक्ट तुम्हें कैसे आया, तुमने काइनामेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करे, तुमने मैथमेटिक्स में जब अलजेब्रा सॉल्व करी, तुमने एक्स देखा, कोई फंक्शन तुमको दे रहा है एक्स स्क्वायर देन एक्स क्यूब, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ तुमको मैं, कि तुम्हारे पास मैथ्स में कोई फंक्शन था, फंक्शन अगर तुम्हें बोलता है कि अगर तुम्हारे पास x की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है तुम्हारी x-1 वैल्यू पे, x-2 वैल्यू पे, तो तुम क्या करते थे, अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू निकालनी होती तो तुम x के अंदर वो वैल्यू पुट करते थे। x की वैल्यू 5 चाहिए तुम्हें तो पुट कर रहे हो, x की 5 इज इक्वल टू x-1 दैट इज 4, x-2 दैट इज 3, तो 4 + 3 तो मतलब x की वैल्यू 5 पे होगी 8। तो बेसिकली ये फिबोनाची सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा ही होता है, हर चीज़ जो होती है वो तुम्हें प्रैक्टिस करने से आती जाएगी। तो इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह जब तुम देखो तो याद करो अपने तुम्हारे प्रीवियस सब्जेक्ट में तुमने क्या किया था जब तुमने फिजिक्स पहली बार की थी, मैथमेटिक्स में जब अलजेब्रा पहली बार देखा था, ट्रिग्नोमेट्री पहली बार देखी थी। प्रॉब्लम हुई थी ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कि साइन थीटा कॉस थीटा के जो फंक्शंस थे कैसे दूर हुए, प्रैक्टिस करने से हुए। तो इसको भी एक वैसे ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो कि ये तुमने कोई नई चीज़ आई है तुम्हारे पास फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर और फिर इस पर सॉल्व करो। सो आई लर्न इट। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे कि कोडिंग जो है सब्जेक्ट के जैसे पकड़ो, बेसिक्स इसके रटो, समझो, याद करो, कुछ भी करके दिमाग में घुसा लो। एक बार यहाँ बैठ गए तो फिर ये तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाएगी। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन कोडिंग, अगर कोडिंग को ही तुम अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो, देखो बेसिक सी बात, जैसे मानवेंद्र ने जो बात छेड़ी उसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, NLM की बात करूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब तुमको न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन तो पता नहीं है और तुम सोल्व करना चाह रहे हो जेई का या जेई एडवांस का कोई टफ क्वेश्चन, और तुम बोलो यार मेरे को आ क्यों नहीं रहा है। होपफुली थिंग्स आर कि भाई तुमको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुमने NLM को बेसिकली नहीं समझा। अब तुम बोलो यार NLM मेरी क्लास में तो सबको आता है, बहुत इजीली सीख लिया उस बंदे ने, इस बंदे ने, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। दिस मीन्स आई एम नॉट मेंट फॉर फिजिक्स। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो फिजिक्स आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो कोडिंग आएगी। तो ये दिमाग से एक वहम निकाल देना है। अब होता क्या ना, मैंने बहुत बार देखा है, ये मैं खुद अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं ना, जब घर पे कोडिंग कर रहे हैं तो किताब से कर रहे हैं, गूगल से कर रहे हैं या किसी भी वेब रिसोर्स से कर रहे हैं, वहाँ से स्निपेट उठा के कोड में डाल रहे हैं, वो कोड कर रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम की सेटिंग है या अपने जॉब के ऊपर कोडिंग करने का टाइम आया, तब उनको स्निपेट कैसे मिलेगा। तुम तो स्निपेट बनाने वाले होगे ना उस दिन। व्हेन यू आर डूइंग कोडिंग फॉर अमेजन, देन यू आर डूइंग कोडिंग समथिंग दैट इज़ वेरी नोवल। तो अगर तुम कोई नोवल नई चीज़ बना रहे हो तो तुमको गूगल पे मिलेगी नहीं, होगा क्या, फ्रस्ट्रेशन। और देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैं कोडिंग के लिए नहीं बना। ऐसा नहीं है। तो कोडिंग जो है ये एक सब्जेक्ट ही है जो इंट्रोड्यूस होता है लाइफ में। इसको इनिशियली सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करो। इंग्लिश अपने एक सब्जेक्ट के जैसे इंट्रोड्यूस होता है। इंडिया में इंग्लिश एक सब्जेक्ट आता है। भाई स्कूल में पढ़ा ना, इंग्लिश सब्जेक्ट ही तो पढ़ा था, लेकिन इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो क्या करोगे। क्या तुम ये बोलोगे भाई मैंने किताब पढ़ के छोड़ दी और मेरी इंग्लिश अच्छी हो जानी चाहिए। नहीं, क्या करते हो, उसको अपने स्किल में लाते हो, कम्युनिकेशन स्किल में लाते हो। कोडिंग सब्जेक्ट के जैसे आता है और फिर कोडिंग स्किल बन जाता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी एक थिन लाइन है। तुम किधर खड़े हो थिन लाइन के, दैट मैटर्स। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहते हैं एक बहुत पतली थिन लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब तक क्वेश्चन सामने और सॉल्यूशन सामने सब आ रहा है, जैसे किताब बंद हुई और क्वेश्चन सामने सब जा रहा है, ठीक है। तो वो एक थिन लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे माना जाता है जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेम इज द केस हेयर। कोडिंग तुमको आएगी जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और तो जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एरर्स। देखो गलतियां हर इंसान करता है। टू अर्न इज टू बी ह्यूमन। अगर आप इंसान हो तो आपसे गलतियां होंगी, कोडिंग में भी होगी। इसके ऊपर थोड़ी सी इंसाइट लेते हैं अपन मानवेंद्र जैसे। ये जो टॉपिक है ना एरर्स वाला, ये टॉपिक अपना थोड़ा सा चला गया है कॉलेज के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप कोडिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं माइंड सेट ही हो जाता है मेरे तो कोड बार बार ब्रेक हो रहे हैं। तो व्हाट आर द हिंट्स दैट यू गेट। जैसे कि अगर मैं इसको जेई या नीट की प्रिपरेशन से जोड़ूँ तुम बच्चों की, तो इसको ऐसे देख लो कि अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में तुम्हारे नंबर खूब आ रहे हैं लेकिन उसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली तुम सोल्व नहीं करना चाह रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यानी कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर जो तुम्हारे आ रहे हैं वो चांस से आ रहे हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट पक्के नहीं हैं। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पक्के हैं तो तुम उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसा ही कुछ लॉजिक कोडिंग में भी लगता है मानवेंद्र। So a question to you is
कि जो एरर्स स्पेसिफिकली व्हेन वी गेट एरर्स, जब मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दो लिखे हुए सिंटैक्स एंड लॉजिकल, तो व्हाट आर आर टेक अवेज जब मैं एरर्स की बात करता हूँ कोडिंग के अंदर, मतलब मेरे को क्या समझ में आना चाहिए कि मेरे किस तरीके की गलतियाँ हो रही हैं। अगर मैं एक बिगिनर हूँ तो मेरे को जो एरर्स आ रहे हैं वो मेरे को क्या समझा सकते हैं? कैन दे बी काइंड ऑफ अ गाइडिंग फोर्स जो मेरे को बता सके कि व्हाट शुड बी माई अप्रोच टुवर्ड्स द कोडिंग? Definitely, sir. So फर्स्ट इज सिंटेक्स एंड लॉजिकल। तो एरर्स आना तो सबसे पहली बात बोलूँगा कि नॉर्मल सी बात है कि खूब एरर आते हैं, मेरे भी खूब आते थे। एक्चुअली मेरे बहुत वियर्ड से एरर आते थे जहाँ पे मैं और मेरे सीनियर्स लाइक बैठे रहते थे 2-2 घंटे तक करने के लिए कि हो क्या रहा है, लॉजिकली सही है लेकिन लॉजिकल सही है लेकिन पता नहीं पड़ता था कहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। तो रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं कोड कर रहा था तो मुझे इफ़ कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन लिखनी थी। तो इट वॉज लाइक आई शुड बी ग्रेटर देन 1 बट शुड बी लेस देन 5। तो जल्दी के अंदर मैंने इफ़ कंडीशन पर लिख दिया ये आई इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5। तो हुआ क्या, ये सी के अंदर नहीं चलता है। अगर आप लोग पाइथन जानते हो तो आप लोग सोच रहे कि हाँ सही लिखा है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ, 2 घंटे तक बैठा रहा मैं सिंटैक्स एरर्स का निकालता रहा कि यार निकल क्यों नहीं रहा, निकल मेमोरी से भी ट्रेस कर रहा हूँ, पता ही नहीं पड़ रहा। फ्रेंड को क्वेश्चन भेज दिया, उसको भी पाइथन आती थी, सी दोनों आती थी, C++। तो वो भी देख रहा है यार हाँ सही है यार, वो भी है सही है, बहुत देर तक बैठे रहे। एंड देन एकदम से क्लिक करा कि वो पूरे C++ कोड में एक जो कंडीशन थी वो मैंने पाइथन की लिख दी थी बीच में। तो एक्चुअली क्या है कि अगर तुम्हारे पास सिंटैक्स एरर आ रहे हैं, तुम कोई चीज़ को भूल रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी कमज़ोर है। या फिर ऐसा बोलो कि तुम्हें ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना है तुम्हें, या इस चीज़ का पॉइंटर्स जैसे आते हैं जो अपने C++ के अंदर, तो तुम कुछ करना कुछ और जा रहे हो पट कर कुछ और रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे सिंटैक्स में एरर है, मतलब तुम्हारी थ्योरी कमज़ोर है। देन यू नीड टू लर्न मोर अबाउट द लैंग्वेज। And the next error that we have is logical error. Okay, so logical error के अंदर क्या होता है कि अपने को पता नहीं पड़ता है इसमें लॉजिक क्या यूज़ करना है, इसके अंदर कैसे करना है। तो ये ऐसा चीज़ का क्वेश्चन अगर अपन इतनी एनालॉजी ले रहे हैं जेई और अपने 11th-12th के पेपर से, तो एक और ले ही लेते हैं। तो सिंपल सी है एनालॉजी। अब तुमने पढ़ लिया NLM या फिर कोई भी टॉपिक उठा लो, तो तुमने एक टॉपिक पढ़ लिया, क्या वो हो गया? नहीं ना, तुम और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा, तुमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करा, तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो तुमने प्रैक्टिस करी उसके लॉजिक को समझने के लिए। क्या क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि बस आया फॉर्मूला लगाया हो गया? नहीं, चलो मान भी लिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसके अंदर तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वहाँ पे तो तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, तुमने फॉर्मूला याद कर लिया, हाँ दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, वो तुम्हारा सिंटैक्स एरर हो गया। तुम फॉर्मूला ही गलत लगा रहे हो कि तुम्हें F = ma लगाना है, तुम F = me लगा रहे हो, तो उसके अंदर तो तुम्हें पहले याद करना पड़ेगा। बट अब ये चीज़ है कि तुम्हें फोर्स लगाना कहाँ पे है। तो वैसे ही तुम्हें अब लॉजिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ पे लगाना लॉजिक, वो कैसे पता पड़ेगा? अनटिल अनलेस तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें पता पड़ता जाएगा कि कौन से स्ट्रक्चर को, कौन सी एल्गोरिथम को कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको जैसे तुमने अपने पुराने सब्जेक्ट्स को समझा है ना, वैसे ही इसको ट्रीट करो। लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी तुम्हारी कोडिंग के अंदर। दैट्स इट सर। तो दोस्तों फिर से अगर जो मानवेंद्र ने बोला मैं उसको फिर से तुमको अगर एक सिंपल तरीके से अपन इसको देखना चाहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोडिंग के अंदर सिंटैक्स है मेरा 11वीं 12वीं क्लास का फॉर्मूला जो मेरे को पता होना चाहिए, और लॉजिकल एरर्स मेरे को ये बता रहे हैं कि आपने जो है कॉन्सेप्ट गलत लगाया है। तो जिस तरीके से मैं मेरे किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए खूब सारे क्वेश्चंस करता हूँ, आई सॉल्व मैनी क्वेश्चंस, वैसे ही जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे, बाकी तो भी मानवेंद्र को मैं खुद ही उससे ही पूछ लूँगा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं एक तरीके से ध्यान में रख लूँ। कैन दैट हेल्प, कैन दैट वर्क? कि भाई मेरे को पता है, जैसे मैंने काफ़ी सुना और ये सदा से फेमस रहे हैं, टावर ऑफ हनोई, क्वींस प्रॉब्लम, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन रहते हैं जो प्लेसमेंट्स में हर साल हर इंस्टीट्यूट में ऑन कैंपस ऑलमोस्ट हर फर्म, ये नहीं तो दूसरी फर्म, वो नहीं तो तीसरी फर्म पूछ ही लेती है।
तो क्या ये एक अच्छा आइडिया है कि मैं कैटेगराइज कर लूँ क्वेश्चंस को और उनके तरीके को याद कर लूँ, कुछ एक लॉजिकल सीक्वेंस हो जो मैं अपने दिमाग में सेट कर लूँ? ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, सबको याद नहीं कर सकते, तो वो तो अपन जेई में भी जानते हैं ना, सारे क्वेश्चन थोड़े तुम याद करके जाते हो, बट स्टिल पैटर्न तो बनाते हो। तो लेट्स आस्क मानवेंद्र दिस अगेन, वन मोर क्वेश्चन मानवेंद्र। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या सिंटेक्स और लॉजिकल एरर्स अगर मेरे को कम करनी है या फिर मेरे को मेरा कंफर्ट लेवल कोडिंग में बढ़ाना है, तो ये अप्रोच कैसी रहेगी कि मैं कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है उनका मैं एक फ्लो या एक लॉजिक या एक इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथमिकली या किसी भी तरीके से दिमाग में एक बार याद कर लूँ? विल दैट हेल्प या इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? इसका स्टार्टिंग में तुम्हें याद तो करना ही पड़ेगा, मतलब याद करने वाली बात नहीं बोलूँगा, बट तुम्हें लॉजिक समझना होगा। तुम्हें जैसे स्टैक एंड क्यू के बारे में अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा स्टैक कैसे करता है, उसमें क्या पोजीशन पॉप ऑपरेशन कैसे वर्क कर रहे हैं। वैसे ही क्यू में भी तुम्हें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। अब मैं पूछूँ तुम्हें कि स्टैक एंड क्यू से तुम मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो कि ब्रैकेट के अंदर, या फिर तुम ये चेक करना चाहते हो कि गिवन ब्रैकेट का पैरेंथाइजेशन सही है या नहीं है, उसमें तुम स्टैक और क्यू यूज़ कर रहे हो, तो वो सेकंड चीज़ होगी। बट तुम्हें पहले जो फर्स्ट चीज़ थी स्टैक एंड क्यू, उसके बारे में तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे समझो कि तुम्हें एनएलएम के जो पहले 3 लॉज है वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। जब लॉज याद हो जाए तुम्हें, तो आराम से बैठ के तुम और क्वेश्चंस करो और सॉल्व करो और एक्सप्लोर करो चीज़ों के बारे में। तो इनको अलग मत समझो। ओके, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा जहाँ पे मुझे भी लगता था कि एक बार जब मैंने देखा कि नया आया स्टैक पढ़ा क्यू पढ़ा, तब जैसे ही मैं आया लिंक लिस्ट पे मैं सोचता था कि लिंक लिस्ट के अंदर जो सर बोल रहे हैं उसको डायरेक्ट बोल के मैं अपना कोड करने की कोशिश करूँगा बिना सोचे समझे, क्योंकि एक सर ने बोला कि हाँ आगे की तरफ करना है, ये पॉइंटर है, तो मैं एकदम कोड कर रहा हूँ। आई स्टिल रिमेंबर इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर का जो कोड होता है, तो वो 3 लाइन का कोड होता है। तो मैंने तो पढ़ लिया लिंक लिस्ट क्या होती है, और मैंने स्टैक एंड क्यू भी करा है। मुझे बोला प्रैक्टिस करने को, तो मैं हो गया शुरू कोड करने का 3 लाइन का कोड जो होता है कि कैसे कॉल करना है फंक्शन को, और मैं कम से कम उसको 3 पेज का कोड लिख रहा हूँ, सर को बता रहा हूँ सर मुझे एरर आ रहा है, उसमें क्या करना है। तो सर को भी हंसी आ गई कि ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक बार पहले समझ तो सर ही कि ये क्यों है प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, ये बहुत एक बेसिक से स्टेप्स हैं, तुम ऐसा समझो, और बाद में तुम इन ब्लॉक्स को लेके ना बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हो, ठीक है। तो इनको एक बार के लिए तुम समझो कि, और इनको हाँ मतलब याद करो कि इनसे क्या चीज़ें होती है, फिर इन ब्लॉक से एक अच्छी सी इमारत बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी करो जो तुम्हें करना है। तो हाँ, तो कुल मिला के देखो बात तो ये ना, पॉइंट तो इसने भी रीइंफोर्स यही किया है कि यस वी कैन रिमेंबर काइंड ऑफ जो सेट पैटर्न है अपन उसको तो ध्यान रख ही सकते हैं, ठीक है। ये जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल या कोड ओरिएंटेड टर्म्स हैं, तो जो बच्चे अभी तक कोडिंग से जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, कोडिंग जिनकी लाइफ में नहीं आई है, घबराओ मत। ये वैसे माना टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहा है कोडिंग वाले, बट देन दे आर वेरी बेसिक, जो तुम मतलब शुरुआत के 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आ जाता होगा उसके अंदर जो कोडिंग के लिए होता होगा। अच्छा, मैं तुमसे बात करता हूँ कि तुम में से कितने लोग हिग्स बोसॉन्स के बारे में जानते हैं, क्वांट के बारे में जानते हैं, या फिर मैं तुमसे बात करूँ हिग्स फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल लेंस क्या होता है। कैसा लग रहा है सुन के, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना, एग्जैक्टली तो डरने की कोई बात नहीं है अपनी अपनी फील्ड के बेसिक। तो वैसे अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी इतना ही बेसिक है, जब पढ़ने लग जाओगे, करने लग जाओगे, तुम भी किसी दिन डायरेक्टली ऐसे ही बात कर लोगे। हाँ, तो कुल मिला के बात है ना कि अपन ऐसे बात करते हैं ना कि इवेंट होराइजन, ब्लैक होल, इनफाइनाइट ग्रेविटी और वो टाइम ट्रैवल, वॉर्म होल की बातें जब होती है तो तुम उससे फैसिनेट होते हो, तुम उसमें जानना चाहते हो। लेकिन जैसे कि कोडिंग की बात करो, तुमको समझ में नहीं आया तो तुम अपने आप को बोलने लगते हो नहीं यार, आई एम नॉट मेड फॉर कोडिंग, कोडिंग का तो मेरा है ही नहीं, 36 का आंकड़ा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो अब ये तो रही सारी बातें, ठीक है, लेकिन सच्ची बात है कि इसने भी तो कहीं से सीखा होगा। अब थोड़ा सा मैं तुमको बताता हूँ, बाकी तो आई विल गिव द रेस्ट ऑफ द सेशन टू मानवेंद्र। बाकी यही बताएगा सारी चीज़ें। आई विल नो मोर इंटरफेयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, क्योंकि अब खुद का बताएगा इसने कैसे सीखा, जर्नी क्या रही इसकी। कोडिंग जो है 2 तरीके से सीखी जाती है। एक है स्टैंडर्ड तरीका, जैसे पाइथन हुई, जो लैंग्वेज है पाइथन है, जावा है, सी है, तो उसका एक होता है वो उसको कहते हैं IDE, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो
एनाकोंडा है, पाइचार्म है, एक्लिप्स है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उसको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उस डेवलप एनवायरनमेंट को सेट कर लेते हैं और वहाँ करते हैं। दूसरा तरीका जो कि टेक्नोलॉजी अनेबल्ड तरीका है, वो है कि तुमको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द ऑनलाइन रिसोर्स, वहाँ पे सब कुछ है। यू जस्ट नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। तुम अपना लाइव ऑनलाइन कोड कर सकते हो और उस कोड को रन कर सकते हो। अपने आंसर्स जो हैं, जो भी सोल्यूशंस हैं, जो भी डीबगिंग करनी है, तुम ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है। आई थिंक मानवेंद्र जो आज डिस्कस करने वाला है रिसोर्सेज के अंदर, आई थिंक टच तो दोनों ही को करेगा, लेकिन मोस्टली व्हाट ही हैज़ रिलाइड ऑन इज़ द ऑनलाइन वन। क्यों? क्योंकि दैट इज़ मच ईजियर टू एक्सेस, उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यू जस्ट नीड योर लॉगिन आईडी। जहाँ भी किसी का लैपटॉप मिला, लॉगिन करो और तुम अपना कोड रन कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। सो दिस ब्रिंग्स अस टू दी नेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज़ अबाउट द रिसोर्सेज। सो मानवेंद्र, नाउ आई वॉन्ट यू टू गिव द कंप्लीट एंड द होलिस्टिक डिटेल्स अबाउट द रिसोर्सेज अवेलेबल। थोड़ा बताना है बच्चों को कि बुक्स के बारे में भी बताओ थोड़ा सा, कौन से अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं। एंड देन मेन फोकस अपना रहना है कि तूने जब चालू करी कोडिंग तो किस रिसोर्स को यूज़ करा और किस हद तक उसको एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, ओवर टू यू। ओके, तो अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर अपन आए हैं, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन कोई भी चूज़ करेंगे। मैंने सी थी हम लोग के कोर्स में, तो मैंने सी करी। इट्स गुड इफ़ यू स्टार्ट विद सी। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद पाइथन, ओके, इट्स योर चॉइस। सो पहले कोई एक लैंग्वेज अच्छे से सीखो और उसमें प्रोफिशिएंसी लो। तो अपने को अब रिसोर्सेज चाहिए, अपन कहाँ से करें? तो C++ के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो द कंप्लीट रेफरेंस C++ एंड द ऑथर नेम इज एच शिल्डेड। ओके, द बुक इज really amazing. I mean, he's the guy who has made the C++ language and just made the syntax over it. So he tell you what's the logic behind it, or what he was exactly thinking when he was just, you know, naming that function or using that concept. So it's a must book. If you're learning about C++ and C, then the book is must. तो पहले अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो। थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी तुम्हारी बुक से, आर्टिकल्स रीड करने से। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में करना है तो तुम गूगल पे सर्च करो, देयर आर ट्यूटोरियल्स पॉइंट, देयर इज Geeks for Geeks, देयर इज स्टैक ओवरफ्लो। तो वहाँ पे तुम्हें पता जाएगा किसी चीज़ के बारे में। लोगों के एरर्स आ रहे हैं, अपने एरर्स तुम स्टैक ओवरफ्लो पे डालो और तुम्हें सिमिलर एरर मिल जाएंगे जहाँ पे तुम उसको डीबग कर सकते हो। तो ये तो तुम्हारे थोड़े बहुत चीज़ें हो गई जो तुम ध्यान रख सकते हो। अपन बेसिक स्टेप से पढ़ रहे हैं आगे। तो पहला स्टेप था कि अपने को एक अच्छी सी बुक पढ़नी है। तो द कंप्लीट रेफरेंस ऑफ C++ बाय एच शिल्डेड, ये एक बहुत स्टार्टिंग का बिल्डिंग ब्लॉक की तरह तुम्हारे लिए काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब तुमने थ्योरी कर ली है, तुम्हें समझ में आ रहा है सिंटेक्स क्या है, तुम सिंटेक्स एरर नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ करोगे? अच्छा देखो, प्रैक्टिस करने में क्या, अगर तुम खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो जो सर ने बोला कि ठीक है एनाकोंडा कर लिया जुपिटर नोटबुक में, उसके अंदर तुम कोड कर रहे हो, या सबलाइन, मैं सबलाइन यूज़ करता हूँ, तो उस केस में अच्छा है क्योंकि तुम जो कर रहे हो कुछ नया कर रहे हो, तुम ऑनलाइन के अंदर वो चीज़ नहीं करना चाहते। तो तब अच्छा है अगर तुमने कुछ सबलाइन जैसा या फिर कोड ब्लॉक्स जैसा कुछ इंस्टॉल करा हुआ है। तो अब आती है कि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें? यूजुअली सब लोग या तो हैकररैंक पे जाते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हैकर अर्थ पे जाते हैं, या फिर Geeks for Geeks पे जाते हैं। तो मैंने स्टार्ट करा था Geeks for Geeks एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई विल से इट्स अ बाइबल ऑफ कोडिंग। तो जितने ज़्यादा इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ना, और जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, तो वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस है, वो जो कंसेप्ट होते हैं ना इनिशियल लेवल पे, जो तुम्हें आने चाहिए, वैसी चीज़ है। तो मैंने Geeks for Geeks से स्टार्ट करा, Geeks for Geeks पे कोडिंग करी, एक्चुअली खूब ज़्यादा कोडिंग करी। एंड सर ने पूछा कि कितना उसको मैंने एक्सप्लोर करा, तो आई से डायनेमिक प्रोग्रामिंग सर एक टॉपिक होता है, तो उसके अंदर जितने भी उसके इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस थे मैंने सभी ख़त्म कर दिया है। तो मैं बोलूँगा लाइक ऑलमोस्ट 150 से 200 क्वेश्चंस डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मैंने ख़त्म कर दिए। तो इस पर करा मैंने मेनली टाइम, बट जैसे कंपनीज आती है तो वो लोग यूजुअली हैकर अर्थ पे अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो उसके लिए मैंने लाइक मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर हैकर रैंक पे भी सॉल्व करा एंड हैकर अर्थ पे थोड़े बहुत सॉल्व करे। तो लाइक 50 to 70 क्वेश्चंस मैंने हैकर रैंक पे भी सॉल्व करे हुए हैं। तो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बोलूँगा वो Geeks for Geeks है, जहाँ पर तुम बहुत अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। उसके अंदर भी एक बहुत पर्टिकुलर सेक्शन है मस्ट डू क्वेश्चंस, एंड ट्रस्ट मी गाइस दैट इज मस्ट डू। वो तुम्हें करने ही चाहिए अगर तुम्हें प्लेसमेंट के अंदर बैठना है तो।
क्योंकि वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा सटीक और मस्त है ना कि उनके ही वेरिएशंस तुम्हें प्लेसमेंट में देखने को मिलेंगे। अगर प्लेसमेंट राउंड में भी नहीं देखने को मिले तो इंटरव्यू में तुमसे वो पूछ ही लेंगे उसके फंडे। तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं अब गीक्स फॉर गिग्स के अंदर कि कैसे स्टार्टिंग के अंदर उसको एक्सप्लोर करना है या फिर उसमें क्या फीचर्स है, ताकि तुम लोग थोड़ा एनवायरनमेंट से समझ जाओ कि कैसा उसका एनवायरनमेंट है, कैसे क्या रनिंग होती है। ये मेनली मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए कर रहा हूँ, तो आई होप उनको समझ में आ जाए। ओके गाइस, सो मैं तुम्हें गीक्स फॉर गिग्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो ये उन लोगों के लिए है कि कैसे स्टार्ट करना है एंड क्या क्या इसके अंदर है। तो मैं गीक्स फॉर गिग्स पे ज़्यादा करता था। सो फर्स्ट थिंग इज़ लाइक तुम मस्ट डू क्वेश्चन सर्च करो। अगर तुम सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर हो, गूगल के अंदर डालो मस्ट डू क्वेश्चन गीक्स फॉर गिग्स एंड तुम इस पेज पे आ जाओगे। तो इस पेज के अंदर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स हैं, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, अरे एंड अपनी एल्गोरिथम्स, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग। तो इनमें से कोई भी जिस भी टॉपिक पे तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो, सोचते हो कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो उस टॉपिक पे जाओ एंड जब तुम उस टॉपिक पे जाओगे तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सो ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं एंड देन किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करो तो तुम उस क्वेश्चन की तरफ चले जाओगे। अपन देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर कैसे अपने को कोड रन करना है ऑल सब। तो पहले और चीज़ देख लेते हैं कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम सीधा मस्ट डू क्वेश्चन पे जाओ। पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करो एंड देन इसके बाद इस पे आओ। तो तुम प्रैक्टिस के अंदर जा सकते हो। सो प्रैक्टिस के अंदर जब तुम जाओगे गीक्स फॉर गिग्स के अंदर तो वो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी तुम्हें टैग देखना है, तुम्हें इजी क्वेश्चन सॉल्व करने, बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने, या फिर जो तुम्हें अनसॉल्व क्वेश्चन को करना है, तुम कौन सी कंपनी के सॉल्व करना चाहते हो। सपोज तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट के सॉल्व करने, तो उससे जो क्वेश्चन उनमें आए हुए तुम्हें उनके बारे में पता पड़ जाएगा। किसी पे भी क्लिक करो एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट क्वेश्चन। सो सपोज अपने पास क्वेश्चन है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर अ गेम। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर अ गेम। तुम देख सकते हो यहाँ पे 13,000 लोगों ने सबमिट करा है एंड एक्यूरेसी 50% है। तो फर्स्ट गो में 50% लोगों से वो रन नहीं हुआ है एंड डिफिकल्टी लेवल मीडियम है एंड मार्क्स 4 हैं। सो यस, हर क्वेश्चन रिलेटेड मार्क्स होते हैं, लाइक 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 8 मार्क्स फॉर हार्ड क्वेश्चंस। सो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन होगा। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ो, समझो क्वेश्चन तुम्हारे को क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद तुम्हें इनपुट के बारे में बताएंगे कि तुम्हें इनपुट लेना कैसे है उस प्रॉब्लम के अंदर। जब तुम इनपुट ले लोगे तो तुम्हें आउटपुट क्या करना है स्क्रीन के अंदर वो तुम्हें बताया जाएगा, और क्या कंस्ट्रेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम उसके हिसाब से डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ी तुम्हें अगर कंस्ट्रेंट किया हुआ लाइक बहुत 10 की पावर 9 और समथिंग, तो मे बी तुम्हें शायद मॉड यूज़ करना हो, उसको छोटा करना हो, तो कंस्ट्रेंट के बारे में तुम्हें यहाँ पे पता पड़ेगा। एंड देन सम एग्जाम्पल्स कि कुछ इनपुट पे क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके, सो अब जाते हैं कोडिंग पे। सो यूजुअली मैं मोनोकाई करता हूँ, अगर तुम्हें कोई और बैकग्राउंड चाहिए तो तुम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से तुम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं यूजुअली करता हूँ C++ के अंदर, तो C++ चूज़ करा एंड देन स्टार्ट कोडिंग, टेक इनपुट एंड देन राइट योर ओन लॉजिक एंड देन योर आउटपुट। सो अब चेक करना पड़ेगा कि सही है या नहीं। सो फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज इसको अपन कंपाइल करके देखेंगे, कंपाइल एंड टेस्ट की उन पे जो गिवन टेस्ट केसेस है, कंपाइल एंड टेस्ट, आई होप इट्स विजिबल। सो कंपाइल एंड टेस्ट के अंदर तुम करोगे, अगर तुम्हारा कोड का आउटपुट रन हुआ गुड, देन तुम बाकी सारे टेस्ट केसेस के अंदर उसको सबमिट करके देखना चाहोगे। पर पता पड़ा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको डीबग करोगे। डीबग करने के लिए तुम क्या चाहोगे, तुम खुद के कस्टम इनपुट्स डालना चाहोगे जो तुम्हें मिलेंगे स्क्रीन के यहाँ पे। There will be a so click on this checkbox and so यहाँ पे अपने तुम कस्टम इनपुट रखोगे और कस्टम इनपुट को so कस्टम इनपुट लिखा, देन उसके बाद यू विल रन द कोड। ओके, एंड अब कस्टम इनपुट लिख रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका आउटपुट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। तो तुम एक्सपेक्टेड आउटपुट पे क्लिक कर सकते हो और जो तुम्हारा कस्टम इनपुट था उसका आउटपुट देख सकते हो। ओके, फिर बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे कमेंट सेक्शन तुम्हें मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे तुम नीचे स्क्रॉल करोगे
तो नीचे स्क्रॉल करके तुम्हें कमेंट सेक्शन में लोग तुम्हें हेल्प करते हुए मिल जाएंगे। एंड मैं खुद भी बहुत लंबे टाइम से गीक्स फॉर गीक्स पे कर रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे भी कमेंट्स मिल जाएंगे। तो कमेंट्स के अंदर जहाँ जहाँ पे मुझे लगा क्वेश्चन के अंदर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, और मुझे कितना टाइम लगा, मेरा क्या सोल्यूशन है उस बारे में। एंड अबाउट दैट, ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे 2 कमेंट्स आए हुए हैं। सो मे बी समवन इज आस्किंग फॉर माई हेल्प, एंड मैं यूजुअली उनको हेल्प करता हूँ, या फिर उनको मेरे कमेंट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वैसे मैं हेल्प करता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे तुम्हें अपनी इंस्टीट्यूशन की रैंक मिल सकती है। तो जितने भी तुम्हारे रजिस्टर लोग हैं गीक्स फॉर गीक्स पे, उनकी क्या रैंक चल रही है तुम खुद को कंपेयर कर सकते हो। इतना ही तुम और ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर सकते हो करने के लिए। एंड ये वीकली एंड मंथली स्कोर, तो एक्चुअली या मैं अभी रिसेंट में थोड़ा कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, इस वीक में थोड़ा रिलैक्स या तो दैट्स ऑल। गीक्स फॉर गीक्स में यही है। नाउ एक्चुअली डायनामिक प्रोग्रामिंग ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगा था जब मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा था इस बारे में, कि थोड़ा सा बहुत टफ है एंड इसका कोई इतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। एंड आई रिमेंबर मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा था कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको नोटबुक के अंदर लिखते हुए जाना, और हर 4-5 दिन में उन सॉल्यूशन को देखते रहना। तो आई गेस सेकेंड ईयर के बाद अगर आप लोगों ने डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा। तो जब डायनामिक प्रोग्राम के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, लाइक 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करे। एंड मेरे दिमाग में यही था जब मैं सॉल्व कर रहा था कि मैं उनके नोट्स बनाते हुए चल रहा था, सो दैट कि अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपने जूनियर्स को ये चीज़ समझा सकूं। एंड आई वाज लाइक, जब मैं ये बना रहा था डायनामिक प्रोग्रामिंग का, तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग के, लाइक मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस, उनको मैं अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने बेसिकली 9 डिफरेंट अलग अलग क्लासेस ली, और उन क्लासेस के अंदर क्वेश्चन को डालता गया। लाइक ऑलमोस्ट 150 से 200 क्वेश्चंस को मैंने 9 डिफरेंट अलग क्लास में डाल दिया। तो अगर तुम्हें उस क्लास का एक क्वेश्चन भी आता है सॉल्व करना, तो तुम उस क्लास के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए मैं भी अपने YouTube चैनल पे जल्दी डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, जहाँ पे मैं बड़े ही इंतहाम से तुम्हें बताऊंगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रखनी है, क्या क्लासेस है। तो मैंने जो भी मेहनत करी है, जो भी किया, मैं तुम लोगों को पास ऑन करना चाहता हूँ, ताकि तुम भी शायद आगे और इसको बेटर करके अपने जूनियर्स उन लोग को पास ऑन करते रहो। सो जल्दी मैं उनको अपलोड करूँगा, तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर तुमको लिंक मिल जाएगी। अब बिफोर गोइंग, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक my mentor Manish sir and Bhavya ma'am for giving me this opportunity to speak with you guys, and to, like, I was talking with them that I made this notes, and it's like it's a very tough topic, and then they just motivated me like, okay, then why don't you just teach your students and help them also. And they're providing me this opportunity on this platform where I can share my views with you. So thank you, and happy Teachers Day, Manish sir and Bhavya ma'am.